तो बच्चों, अब हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। इसमें क्या है, चूँकि अकाउंटिंग एक बिज़नेस की लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। क्योंकि एज ए लेमैन तो लोग कुछ ना कुछ बोल देते हैं उसका मतलब, लेकिन जब चूँकि आप उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट बनने जा रहे हो तो आपको उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से मालूम होना चाहिए। उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है, वो कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसलिए ये आपको समझना ज़रूरी है। तो पहला टर्म यूज़ होता है एंटिटी। तो आखिर ये एंटिटी क्या है? एंटिटी है एन आइडेंटिफाइएबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। एक कोई जनरल स्टोर, एक कोई स्वीट्स की शॉप, है ना, तो वो एक एंटिटी है, एक बिजनेस यूनिट है, एक अकाउंटिंग यूनिट है, एक अकाउंटिंग एंटिटी है। तो ये चीज़ें, तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे XYZ एंड कंपनी, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, RIL रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, रेलवेज़, बिग बाजार्स। तो एक एक जो आप बिजनेस फर्म को देखते हो तो दैट इज़ नोन एज एंटिटी। और अकाउंटिंग के केस में ये एंटिटी का जो समझ है आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब कोई अकाउंटिंग करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट को रखते हैं, तो हम एक एंटिटी के बुक्स ऑफ रिकॉर्ड की बात करते हैं कि इन ए पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हाउ दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड। तो आपको ये एंटिटी क्या हुई? एक आइडेंटिफाइएबल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक हमारी एंटिटी होती है, इसको अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं। फिर बात आती है ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस की पहले भी हम लोगों की बात हुई कि जो बिज़नेस में इवेंट हैं वो इवेंट क्या होती हैं? एक बंच ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि एक प्लांट एंड मशीनरी या कोई फैक्ट्री लगने जा रही है। तो जब वो फैक्ट्री लगने जा रही है तो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। फैक्ट्री की जो साइट है वो परचेज़ किया गया या हायर की गई, मशीनरी का ऑर्डर दिया गया, मशीनरी आई, मशीनरी की लोडिंग अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसके बाद मशीनरी का इंस्टॉलेशन का खर्चा, मशीनरी के ट्रायल रन्स का खर्चा, ये सब कुछ जो हमारे ट्रांजैक्शंस बोले जाते हैं। तो आखिर ट्रांजैक्शंस क्या हैं? एन इवेंट इन्वॉल्विंग सम वैल्यू बिटवीन टू आर मोर एंटिटीज़। तो सम वैल्यू यानी द ट्रांजैक्शन का हम मनी वैल्यू अगर दे सकते हैं, ओनली देन इट वुड बी रिगार्डेड एज ए ट्रांजैक्शन, और आप उसको रिकॉर्ड करते हो। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट टू ए क्रेडिटर, इनकरिंग एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं, यानी लेन देन। फिर बात आती है एसेट्स की, कि हमारी एसेट्स क्या हैं? एसेट्स एक इकोनॉमिक रिसोर्स होता है एक एंटिटी के लिए। इकोनॉमिक रिसोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी के बेसिस पे हम अपनी अर्निंग करते हैं। दूसरा और क्या होना चाहिए? मस्ट हैव सम वैल्यू। एसेट हम उसी को बोलते हैं जिसकी कुछ वर्थ हो। अब कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं है, तो अगर उसकी कुछ वैल्यू नहीं है तो वो एसेट भी नहीं है। नेक्स्ट, मस्ट बी ओन्ड बाय द एंटिटी। तो अगर वो एंटिटी या कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी ओनर ऑफ दैट एसेट, तो तब ये सब चीज़ें इसमें क्वालिफाई करनी चाहिए टू बिकम एन एसेट ऑफ दैट एंटिटी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनका बहुत सारा क्लासिफिकेशन दे रखा है, जैसे फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स यानी वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स यानी जिनको हम नहीं देख सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, ना, कोई एक तरीके का कोई जो बहुत सारी, जैसे हल्दीराम है, वो अपना एक भुजिया का अपना एक फ्लेवर देता है, तो उसकी जो उसने फ्रेगरेंस या जो कंपाउंड है वो उसने अपना बहुत सुरक्षित रखा हुआ है, वो इंटेंजिबल एसेट। उसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स होंगी, वो प्रोसेस, तो ये सब इंटेंजिबल एसेट्स में आता है। इसके अलावा और क्या दिया है? वेस्टिंग एसेट्स दिया हुआ है। वेस्टिंग एसेट्स हम बोलते हैं कोल माइंस को, क्योंकि माइंस का जितना कोल एक्सट्रैक्ट आप करते जा रहे हैं उतनी माइन कम होती जा रही है। तो जो एसेट्स अपने आप में रिड्यूस हो जाती हैं उनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स, ये एसेट्स कुछ अलग नेचर होता है, इसको आप आगे पढ़ोगे। फिर बात आती है कैपिटल की। आखिर कैपिटल क्या है? तो आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें हमने बना रखा है कि एक तो है आपका एंटिटी, तो इस एंटिटी में इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर है। अब जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कोई ओनर है तो उसने पैसे भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं, तो इसमें जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला कौन है? ये ओनर। तो ओनर ने इसमें पैसे लगाए, तो ओनर जो भी कैश या एसेट्स इसमें इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको क्या बोलते हो? उसको बोलते हो कैपिटल। इसी पॉइंट पे आप एक और बात समझ लीजिए जो इधर दूसरी तरफ दे रखी है,
कि अगर ओनर विड्रॉ करता है कुछ पैसा या गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसको क्या कहते हो? उसको कहते हो ड्राइंग्स। तो ये वाली बात आप ड्राइंग्स की भी यहाँ पे समझ लो कि ओनर ने अगर बिजनेस से विड्रॉ किया कैश या गुड्स अपने यूज़ के लिए, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे ड्राइंग्स। और ओनर जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है वो कहा जाता है कैपिटल। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं हमारा ये और कौन कौन से टर्म्स दे रखे हैं। इसमें दे रखा है रेवेन्यूज़, सेल्स, इनकम और डेटर्स। ये सब रिलेटेड हैं और कैसे रिलेट करेंगे तो आपको एक जगह दिखा दिया जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। रेवेन्यू क्या होती है? दीज अमाउंट्स आर अर्नड बाई ए बिजनेस आर एंटिटी। ये अमाउंट बिजनेस या एंटिटी अर्न करता है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या दे रखे हैं? जैसे उसको कमीशन मिला, उसको इंटरेस्ट मिला, उसको डिविडेंड मिला, उसको रॉयल्टीज़ मिली और उसने रेंट रिसीव किया। ये सब क्या है? ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे रेवेन्यू के। और इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इनकम। अब इसमें दूसरी बात रेवेन्यू की क्या एग्जाम्पल दिया है? दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि सेल्स वैल्यू ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर सर्विसेज। अब जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है ये कुछ गुड्स बेचता है या सर्विस प्रोवाइडर है, तो इसने जितने की गुड्स या सर्विसेज का सेल किया तो वो जो सेल प्राइस है उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे रेवेन्यू। और ये सेल्स होती है हमारी या तो कैश बेसिस पे या फिर क्रेडिट बेसिस पे। तो अगर ये कैश बेसिस पे हुई है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको पैसा मिला, आपने सर्विसेज दी या गुड्स दिया। लेकिन अगर ये क्रेडिट बेसिस पे है, इफ़ इट इज़ क्रेडिट सेल्स, तो क्या होगा? जिन लोगों को आपने इसको क्रेडिट पे बेचा है वो लोग हमारे कौन हैं? वो लोग हमारे हो जाएंगे डेटर्स। तो ध्यान रखना, डेटर्स कौन होते हैं? द पर्सन्स टू हुम क्रेडिट सेल्स आर मेड आर नोन एज डेटर्स। यानी अभी इनसे पैसा लेना बाकी है, तभी इनको एसेट्स भी बोलते हैं। ये हमारी करंट एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो इतनी बात इसमें थी। आगे चलिए, एक्सपेंस देखो क्या किसको बोलते हो? एक्सपेंस, एक्सपेंसेस होते हैं कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू आर नोन एज एक्सपेंसेस। आखिर ये जो हमने ऊपर रेवेन्यू अर्न की है, इसको अर्न करने में हमको कुछ कॉस्ट लगी, तो जो हमको कॉस्ट लगती है उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है? जैसे डेप्रिसिएशन है, एसेट्स की वैल्यू जितनी घिस गई इसको बनाने में, इसको मैन्युफैक्चर करने में। रेंट है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, ये सब हमको पे करना पड़ा, सैलरीज एक्सेट्रा, ये सब हमारे एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारा था एक्सपेंस। अब आइए एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बड़ी अच्छा सा टर्म है, इसमें हमारे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर दोनों की बात आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, स्पेंडिंग मनी आर इनकरिंग ए लायबिलिटी फॉर सम बेनिफिट। तो कोई बेनिफिट लेने के लिए या तो हम पैसे खर्च करते हैं, यानी जो एक्सपेंस हम कर रहे हैं या एक्सपेंस हमारे इनकर हो रहे हैं, इनकरिंग वर्ड लिखा हुआ है, तो या तो हम उनका पेमेंट कर देते हैं या फिर वो हम उसका पेमेंट बाद में करते हैं। तो अगर आप पेमेंट बाद में करते हो तो इसका क्या मतलब हुआ? वो लायबिलिटी को बढ़ा रहा है ना। तो ये दोनों ही तरीके कि चाहे कैश में या उसका बाद में पेमेंट करने के बेसिस पे हमने कोई भी स्पेंड किया मनी या मनी स्पेंड ना करके आगे हम उसका पेमेंट करेंगे, तो वो एक्सपेंडिचर हम किस लिए हो रहा है? कुछ बेनिफिट अर्न करने के लिए। तो इसकी आगे की क्लासिफिकेशन दिया है, इफ़ इट्स बेनिफिट एग्जॉस्टेड विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर दैट इज़ कॉल्ड एक्सपेंस। तो हमने जो इस तरीके के एक्सपेंसेस इनकर किए तो उनका अगर बेनिफिट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम प्रॉफिट लॉस में दिखाते हैं और इनको रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये रिकरिंग नेचर के होते हैं, यानी ये बार बार इनकर होते हैं, जैसे वेजेज, सैलरीज, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे रिकरिंग नेचर के हैं। ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंस की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि इनका बेनिफिट 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है। यानी वेजेज है, वेजेज आप वीकली पे करते हो या फोर्टनाइटली पे करते हो, तो वेजेज वगैरह को हमें बार बार पे करना होता है, तो इनकर होता है, बार बार रीअकरेंस होती है, तो रेवेन्यू। और वो एक्सपेंडिचर जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा की होती है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले जाते हैं। और इसके अगेंस्ट में हम लोग एसेट्स वगैरह खरीदते हैं तो उनको एक्सपेंडिचर बोला जाता है। तो समझ लें आप, अगर आप एसेट खरीद रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बोलोगे, और जो ऐसा खर्चा कर रहे हो जो जिसकी रीअकरेंस होती है वो रेवेन्यू एक्सपेंस की कैटेगरी में आता है। तो ऐसे इसको आप ध्यान से समझें, इन टर्म्स को
कोशिश करना बार बार इसको रिपीट करना, जिससे आपकी एक अच्छी समझ इसमें। अब आता है हमारा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इफ़ रेवेन्यू, जो कि अभी आपने समझा, रेवेन्यू हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, यानी जो रेवेन्यू आपकी हुई वो एक्सपेंसेस से एक्सीड कर रही है, तो क्या होगा? हमको प्रॉफिट्स होंगे। ऑब्वियस है कि जो रेवेन्यू यानी जो हमने गुड्स सेल किए, तो जो हमारा सेल्स प्राइस है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस से ज़्यादा है, तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉफिट होगा। गेन किसको बोलते हो? गेन जो प्रॉफिट हमको इंसिडेंटल होता है, यानी एक रेगुलर बेसिस पे नहीं होता, इंसिडेंटल होता है, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन है, तो उसमें से जो भी हमको प्रॉफिट अर्न होता है उसको हम लोग गेन बोलते हैं। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, विनिंग ए कोर्ट केस, एक कोर्ट में कोई केस चल रहा था, उसको आपने जीत लिया, उसके अगेंस्ट में आपको कुछ क्लेम मिला, तो वो हमारा इंसिडेंटल है, वो कोई हमारा बिजनेस नहीं है कि कोर्ट केस करना और कोर्ट केस को जीतना। दूसरा क्या दिया है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। हमारे बिजनेस में हमने कोई भी जो हमारी ट्रेडिंग गुड्स है वो अलग होते हैं, कोई फिक्स्ड एसेट पड़ी हुई थी उसको हमने बेचा, तो वो इंसिडेंटली तो होता है कि पुरानी कार थी बेच दी, पुराना फर्नीचर था, कोई एसेट थी, प्लांट एंड मशीनरी जो था हमारे यूज़ में नहीं था, उसको हमने बेचा और हमको बेनिफिट्स हुए, तो वो हमारे गेन की कैटेगरी में आएंगे और उनको आप प्रॉफिट नहीं बोलोगे। प्रॉफिट हमारी रेगुलर एक्टिविटीज़ से होता है। सो दिस इज़ गेन। लॉसेस प्रॉफिट का जस्ट अपोजिट, कि अगर आपके रेवेन्यूज़ रिलेटेड एक्सपेंसेस से कम हैं तो दैट इज़ ए लॉस। फिर बात आती है डिस्काउंट की। डिस्काउंट मतलब कुछ हमको छूट मिलना, बेनिफिट मिलना, और अगर दोनों तरीके होते हैं, डिस्काउंट हमको मिलती भी है, डिस्काउंट हमको देना भी होता है। तो चलें देखें, डिस्काउंट दो तरीके की होती है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सीधे सीधे हमारे लिस्ट प्राइस को रिड्यूस कर देता है। जैसे आप मान लिया ट्राउज़र परचेज़ करने गए और आपने देखा कि लिवाइस का जो है वो 3000 का है, उससे कहा ये 3000 का है, करें नहीं सर इस पर 20% डिस्काउंट है, तो वो कौन सी डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है। स्ट्रेट वे वो 20% कम कर देगा और वो आपको 2400 का मिलेगा, तो इसका मतलब है वो ट्रेड डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट किस लिए दी जाती है? कैश डिस्काउंट इमीडिएट जो कैश पे कर दे उसको कुछ फर्दर डिस्काउंट भी बिजनेस के केस में मिलती है, तो दैट इज़ कंसीडर्ड एज कैश डिस्काउंट। तो हमने जैसे कोई भी गुड्स है 1,00,000 रुपए का उसका लिस्ट प्राइस है, उस पर 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गई, तो वो गुड्स हो गया, हमने जो परचेज़ कर रहे हैं वो गुड्स हुआ 80,000 का। अब जो हमारा सप्लायर है जिससे हमने ख़रीदा है वो गुड्स, वो कहता है कि अगर आप इसका 15 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको 5% की डिस्काउंट और देंगे। तो ये डिस्काउंट कौन सी हुई? ये हुई कैश डिस्काउंट, क्योंकि वो हमको एक टाइम पीरियड दे रहा है, कह रहा है कि भाई विद इन 15 पीरियड इफ़ यू मेक्स द पेमेंट देन आई विल अलाउ ए फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5%। तो अगर हम 15 दिन में उसको पेमेंट कर देते हैं तो 80,000 का 5% यानी 4,000 का हमको और बेनिफिट हो जाएगा, और हमें केवल 76,000 उस परचेज़ के अगेंस्ट में देना पड़ेगा। तो इट इज़ रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, तो इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। और ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, केवल नेट सेल्स और नेट परचेज कैलकुलेट करने के लिए ट्रेड डिस्काउंट कम की जाती है। तो इसकी बात थी। और जो कैश डिस्काउंट है हम अलाउ भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं, यानी जब आप अपने डेटर्स को अलाउ करते हैं तो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और जब हमको अपने क्रेडिटर से मिलता है तो हमारे लिए इनकम हो जाती है। तो इस बात को आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, बाउचर क्या होता है? बाउचर होता है एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन, दैट मे बी बिल, कैश मेमो या इनवॉइस। तो इसको बाउचर बोलते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में एक कोई और कागज़ होता है जिस पे उसका डिटेल लिखा होता है, इससे पता चलता है ये ट्रांजैक्शन हुआ। जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने फ़ीस दी कि जाइए स्कूल की फ़ीस पे कर देना, तो जब स्कूल फ़ी आप पे करते हो स्कूल में फ़ी काउंटर पे, तो वो आपको एक कैश रिसीट देता है कि यस हमने आपकी फ़ीस रिसीव की। तो वो आप कागज़ ला करके अपने पेरेंट्स को दिखा देते हैं कि देखिए हमने फ़ीस जमा कर दी। तो दैट इज़ एन एविडेंस, दैट इज़ ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और इट इज़ नोन एज ए बाउचर। तो इसको समझते चलिए ध्यान से। अब बात आई गुड्स की। गुड्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स इन विच द बिजनेस यूनिट इज़ डीलिंग, बाइंग और सेलिंग। अब जो मेन हमारा काम है खरीदने बेचने का, उसको गुड्स कहते हैं। जैसे मान लिया हमारी फर्नीचर की शॉप है, तो हम फर्नीचर खरीदते हैं, वो फर्नीचर बेचते हैं, तो हम फर्नीचर हमारे लिए क्या हुआ? गुड्स की कैटेगरी में आया, तो उसको गुड्स बोला जाता है। अब जब कोई दूसरा बिजनेस है जिसका मान लिया वो इलेक्ट्रॉनिक्स की उसकी शॉप है और उसने फर्नीचर ख़रीदा,
उसके लिए वो एक एसेट की तरीके होता है और वो उसको गुड्स नहीं बोलता, क्योंकि उसका गुड्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल्स परचेज़ करना, मोबाइल्स बेचना, ये सब चीज़ें, और जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन सबको वो ख़रीदता है, तो वो उसके लिए गुड्स है। लेकिन हमारे लिए गुड्स फर्नीचर है, क्योंकि हम फर्नीचर को ही खरीदते और बेचते हैं। तो ये आप गुड्स के केस में क्लियर रहिए कि गुड्स किसको कहोगे। फिर आ जाइए नेक्स्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या दिया हुआ है, स्टॉक। तो स्टॉक टर्म एक स्टैटिक पोजीशन बताता है, पर्टिकुलर पॉइंट पे पोजीशन बताता है कि जब हमारी अकाउंटिंग ईयर एंड होती है उस टाइम पे हमारे पास उस लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे कितने का गुड्स पड़ा हुआ है, कितने का हमारे पास स्पेयर्स है या जो अदर आइटम्स हैं, तो उनको हम स्टॉक की कैटेगरी में रखते हैं और उनको स्टॉक बोला जाता है कि हमारे पास ईयर एंड में कितने का गुड्स है, कितने का स्पेयर्स है, कितने के अदर आइटम्स हैं, तो ये सब हमारे स्टॉक बोला जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम उनको कैलकुलेशन कर रहे हैं। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, लायबिलिटीज़ यानी मनी पेबल टू आउटसाइडर्स, यानी ऑब्लिगेशंस या डेट्स दैट एन एंटरप्राइज हैज़ टू पे, दैट एन एंटरप्राइज और एंटिटी हैज़ टू पे टू आउटसाइडर्स इन फ्यूचर। तो इसमें भी दो तरीके बताए जाते हैं कि एक लॉन्ग टर्म होती है और एक शॉर्ट टर्म। अगर जो हमारा मनी पेबल है टू आउटसाइडर, इसका ड्यूरेशन 1 साल से ज़्यादा का है, कि हमने लोन लिया 2 साल के लिए, तो ये लायबिलिटी हमारी कौन सी हो गई, लॉन्ग टर्म। और अगर हमने लोन लिया 3 मंथ्स के लिए तो वो हो गया हमारा शॉर्ट टर्म। तो पेबल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म लोन होता है, डिवेंचर कंपनीज इशू करती हैं या बॉन्ड इशू करती हैं। तो चूँकि बॉन्ड इसने इशू किए तो ये मनी पेबल टू आउटसाइडर ये कब है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल से ज़्यादा के बाद में पे करना है, तो लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आता है, पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, तो इसमें बिल्स पेबल हुए जो हमें अपने डेटर्स के अगेंस्ट में हम रिसीव होते हैं, और हो गया हम बिल्स पेबल जो हमारे क्रेडिटर्स से रिलेट करता है, सॉरी इसमें गलत बोल गए, बिल्स पेबल यानी जो हमें मनी पे करना है किसको, अपने क्रेडिटर्स को, उनको हम अपनी एक्सेप्टेंस देते हैं। और क्रेडिटर ये भी पैसा हमको एक कोई लंबे टाइम के लिए कोई हमको उधारी पे गुड्स नहीं दे देता, 2 महीने की 3 महीने की हार्डली, यानी उसके पीरियड के बाद हमें उसका पेमेंट करना है। तो बिल्स पेबल हुए। क्रेडिटर्स ये क्या हैं, क्रेडिटर्स वो पर्सन्स हैं या एंटिटीज़ हैं जिन्होंने हमको गुड्स सप्लाई किया है क्रेडिट बेसिस पे। ये हमारे रेगुलर सप्लायर्स होते हैं कि हम जिनसे रॉ मटेरियल खरीदते हैं, ट्रेडिंग गुड्स खरीदते हैं, और उनसे हमको महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की उधारी मिलती है कि भाई इतने दिन बाद हमें पेमेंट कर देना है, तो वो हमारे शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के कैटेगरी में आते हैं। तो इसकी बात हुई कि ये हमारे यहाँ से क्रेडिटर्स की भी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, परचेजेस। परचेजेस क्या है, अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय ए बिजनेस ऑन क्रेडिट बेसिस या कैश बेसिस। तो जो भी गुड्स यानी ट्रेडिंग गुड्स वो खरीद रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या तो कैश पे खरीदता है या क्रेडिट पे खरीदता है। अगर उसने क्रेडिट पे खरीदे तो कौन आ गए, कौन इमर्ज हुए, क्रेडिटर्स। इट विल गिव राइज टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, द पर्सन्स फ्रॉम होम गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। और डेटर्स ठीक इसका अपोजिट होता है, द पर्सन्स टू होम गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ये सब बच्चों थे हमारे जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसकी समझ रखना बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप कई बार रिपीट कर सकते हो और ये आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाने चाहिए, तो आप बहुत अच्छे से अपनी अकाउंटिंग को परफॉर्म करोगे। थैंक यू। और ये बढ़िया लगे तो इसको आप लोग लाइक ज़रूर करें।